It is a very sad honor for me to be paying this tribute to someone जिनको मैं एक तरह से एक अपने लिए पर्सनली और एक समाज के लिए, हमारे समाज के लिए एक मॉरल बीकन के फॉर्म में देखने लगी थी। शुरुआत में मैं उनको एक कॉलीग की तरह जानती थी। जब वो कॉलीग नहीं भी थे, टीचर नहीं थे, तो एक बार मुझसे मिलने आए थे। मैं टीचर्स मूवमेंट से जुड़ी रही हूँ, तो मैंने कभी इस कदर की इस लेवल की डिसेबिलिटी से मेरा इस तरह से सामना नहीं हुआ था। जब वो मेरे घर में आए तो बिल्कुल ज़मीन पे मतलब रेंगते हुए ऑलमोस्ट आए, हाथों में चप्पल पहने थे। उस टाइम पे उनके पास व्हीलचेयर नहीं था, तो मैं शॉक थी बिल्कुल। और फिर मैंने उनसे बात की और मुझे मतलब बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व तब भी लगा। और मुझे मेरे और भी साथी जो सीनियर प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा था ये बहुत ही ब्राइट यंग एक्टिविस्ट, यंग स्कॉलर हैं और हम उम्मीद करते हैं इनको कहीं जॉब जल्दी मिलेगी। और उनको मिल गई फिर जॉब। रामलाल आनंद कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मिली थी। उसके बाद मैंने उनको कई जगह, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एंड इंक्लूडिंग डिसेबल्ड राइट्स, अभी जो मैंने सुना था कि वो डिसेबल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नहीं थे, वो डिसेबल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये इशू भी टेकअप किया था, ओबीसी रिजर्वेशन का इशू टेकअप किया था। गिलानी के मामले में जब वो तो खैर 2003 में डॉक्टर साईं बाबा की अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन हर ह्यूमन राइट्स इशू में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। कई बार मैं उनसे इत्तेफाक नहीं भी रखती थी, कभी इलेक्शन को बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे मसलों पे, लेकिन इतनी सिंसेरिटी मुझे लगी और इतनी मतलब कि क्लैरिटी, उनके माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी थी और कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं था। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, हम लोग तो कई बार बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, हम लोग जोश में आ जाते हैं। आई नेवर फाउंड हिम रेजिंग हिज वॉइस। सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपनी बात रखी, हमेशा एम्फैटिकली रखी, लेकिन कभी अग्रेसिवली नहीं रखी। तो मैं हमेशा उनसे, उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड रहती थी। और बहुत ज़्यादा हम लोगों को शौक लगा जब पहली बार इनके घर में रेड हुआ। मैं जानती थी इनको एज एन आउटस्टैंडिंग टीचर, स्टूडेंट्स जिन पे मरते थे, और ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। दूर से वहाँ साउथ कैंपस से एक स्टूडेंट की एमए क्लास के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस आते थे विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स। और बाद में जब पीएचडी कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी ने इनको एक जगह दी थी वार्डन के हॉस्टल में, रूम, फ्लैट वहाँ पे दिया था इनको कि वहाँ रह के आसानी से अपनी पीएचडी सुपरवाइज़र के साथ कर सकें। तो हमेशा आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली एबिलिटी। एकदम से हमें पता चला कि इनके घर में रेड हुआ, तब मैं शायद डूटा प्रेसिडेंट बन गई थी या बनने वाली थी, आई डोंट नो, जस्ट बिफोर 2013 आई थिंक आई हैड जस्ट गॉट इलेक्टेड। हमारी टीम भी तब तक नहीं बनी थी। तो मुझे हमारे फ्रेंड्स ने बताया कि हाँ रेड हो रहा है, तो आई ऑल्सो वेंट। अबाउट 60 टीचर्स वर देयर और हम शॉक थे कि वहाँ पे कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ सील नहीं की ले गए, सब लैपटॉप वगैरह। उनकी ज़िंदगी भर की रिसर्च एक वन इनसेंसिटिव एक्शन में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, कभी भी उनको वो वापस नहीं मिल पाया। और फाइनली कौन सा विटनेस उन्होंने ढूंढा वहाँ पे, हम सब पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक नाई को पकड़ा। मुझे तब भी पता चल गया था क्योंकि उस नाई ने मेरे दोस्त जो मेरे कॉलेज सेंट स्टीवेंस में कॉलीग थे उनको बताया कि मुझे ज़बरदस्ती पुलिस ले जा रही है और मैं मना कैसे करूं। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपनी जान का खतरा है। इस तरह से पुलिस मैन्युफैक्चर करती है विटनेसेस को। इसके बावजूद हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ अब सरकार करने जा रही है, और वजह उस टाइम पे भी हमें बिल्कुल क्लियर थी। मैं जबकि यूनिवर्सिटी में टीचर्स इश्यूज़ को लेके हम लोग सब इन्वॉल्व थे, एजुकेशन पॉलिसी को, एकेडमिक रिफॉर्म को, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता चलता है। और मुझे पर्सनली भी इतना ज़्यादा नहीं पता था कि ट्राइबल एरियाज़ में क्या हो रहा है। साईं बाबा जैसे इंटेलेक्चुअल्स ऐसे थे जिन्होंने अपने दायरे से बाहर
जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो ट्राइबल सेक्शंस हैं, जो दलित्स हैं, उनके बीच में किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से कॉर्पोरेट जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो सरकारों पे दबाव डाल के किस तरह से पूरे देश के रिसोर्सेज को हड़पना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आदिवासी एरियाज़ में जहाँ पे मिनरल्स भरी तादाद में हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग करना और सारे जो हमारे रिसोर्सेज को वहाँ से लूटना, उसके लिए ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना ज़रूरी है। इस तरह से सलवा जुडम के बारे में भी मुझे पता चला कि डॉक्टर साईं बाबा और कई और साथी भी थे हमारी यूनिवर्सिटी में, वो इन इश्यूज़ को समझ के इनको हमारे सामने रख रहे थे, पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे, बेज़ुबानों की ज़बान बन गए थे। जो वहाँ पे आदिवासी लाखों में प्रताड़ित किए जा रहे थे, ज़मीनें छीनी जा रही थी, घर विलेजेस जलाए जा रहे थे, उनके खिलाफ ये कि मिलिट्री टाइप का सलवा जुडम अनलीश किया जा रहा था, उनको जेलों में डाला जा रहा था, कोई उनके लिए बोलने वाले नहीं थे। तो जो हैंडफुल ऑफ लोग उनके लिए बोल रहे थे, वो उन कॉर्पोरेट फोर्सेस और उन सरकारें जो उनके ट्यून पे नाच रही थी, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। और इस वजह से आप देखेंगे कि 1 साल बाद जब डॉक्टर साईं बाबा को किडनैप किया गया, वो अपने घर आ रहे थे इवैल्यूएशन सेंटर से, दौलत राम में इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स चल रहा था, वहाँ से वो अपने घर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में था आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी रोक के उनको, ड्राइवर को भगा दिया गया और उनको बंडल करके ले गए। घर वालों को पता ही नहीं चला कि कहाँ है, घर नहीं आए साईं बाबा। बहुत फ्रैंटिकली उनकी बीवी वसंता ने सबको फ़ोन किया कि साईं बाबा वापस नहीं आए घर, और बहुत देर बाद पता चला कि उनको तो नागपुर सीधे ले गई है पुलिस और वहाँ पे उन्होंने सेंट्रल जेल, वहाँ पे जेल में डाल दिया उनको। तो इट वाज अ बिग शॉक। बाद में पता चला कि उनको जिस तरह से एक मतलब कि बोरे की तरह हर जगह फेंका गया, कि जो भी हम सुन रहे थे कि साईं बाबा का अरेस्ट तक कोई दूसरा इस तरह का मसला मेडिकल नहीं था, सिर्फ डिसेबिलिटी की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स थी पोलियो की वजह से। लेकिन उसके बाद ये सारे उनके ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगे, उनका दूसरा हाथ, मतलब हाथ से ही वो अपनी व्हीलचेयर को चलाते थे, तो हाथ जब बेकार हो जाएंगे अपनी व्हीलचेयर कैसे चलाएंगे, और तरह तरह की उनको प्रॉब्लम्स हो गई। जो 10 साल उन्होंने काटा, 2 बार बहुत कम समय के लिए उनको मेडिकल बेल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से मिला, और उस टाइम पे भी 2017 में जब वो बाहर थे, मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हो रहा था, तो पैनक्रियाज में डायग्नोज किया गया कि उनके गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं और पैनक्रियाज अफेक्ट हो गए, पैनक्रियाटाइटिस हो गई है और सर्जरी ज़रूरी है। 2017 की सर्जरी 2024 में जाके करनी पड़ी। कितना बीच में नुकसान हुआ होगा। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलती, घर से भी दवा आती तो उनको नहीं दी जाती। इस तरह से मतलब इवन अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी वुड बी टॉर्चर्ड, एंड वी हैव सीन हाउ ऑल द भीमा कोरेगांव डेटेन्यूज, एंड उसके बाद भी जितने लोग जेलों में एंटी सीए मूवमेंट के बाद जब वो रायट इंजीनियर किए गए यहाँ पे दिल्ली में, उसके जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को डाल दिया गया जेलों में। और किस तरह से उमर खालिद जैसे साथी हमारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे और लोग जो उसमें एक्टिव थे और जो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, उनको जेलों में डाला गया। इस तरह से भीमा कोरेगांव में भी जो जिन लोगों को हमको रोल मॉडल समझना चाहिए, जिनको जो हमारे लिए मतलब कि एक मॉरल बीकन की तरह सामने आते हैं, एक नैतिक मशालों की तरह सामने आते हैं, जो अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए अपने कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़ के अपने इमीडिएट परिवार के आगे सोच के वो जाके आदिवासियों के बीच में और मार्जिनलाइज सेक्शंस के बीच में काम कर रहे हैं। उन्हीं को टारगेट किया गया है, चुन चुन के एक एक को इस वजह से टारगेट किया गया है। चाहे वो सुधा भारद्वाज हों या फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। उनको इन एडिशन पार्किंसंस डिजीज़ भी थी, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकते थे, उनको स्ट्रॉ तक नहीं दिया। तो ये टॉर्चर तो डेफिनेटली हुआ है। और जो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल मतलब जो नॉन डिसेबिलिटी वालों के लिए जो टॉर्चर है, तो डिसेबिलिटी के साथ, स्पेशली दिस एक्यूट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी के साथ, वो तो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टॉर्चर हो जाता है। एंड इट इज़ अ हेयर रेजिंग अकाउंट। मैंने पूरी तरह से तब सुना जब हेम मिश्रा, जो उनके साथ उनके पहले इनकार्सरेट किए गए थे, एक स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविस्ट जेएनयू के, उन्होंने पूरी बात, अभी जेएनयू में हाल में मेमोरियल मीटिंग हुई थी,
एक एक करके उन्होंने जो डिस्क्राइब किया उससे सबके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो ये जो इनके साथ हुआ है, कुछ दिन पहले हम लोग यहीं पे मिले थे, मैं साथ में थी जब जुलाई में जब उनकी रिहाई के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। उस टाइम पे भी हम सोच रहे थे कि ये तो मिरेकल है, लेकिन हमें मालूम था कि अंदर अंदर कितना कुछ नुकसान हो चुका है। और यही जो सर्जरी इनकी हुई गॉल ब्लैडर की और एक स्टोन पैनक्रियास की तरफ चला गया था, तो वहाँ पे ये हाई रिस्क सर्जरी थी एंड इट वाज बिकॉज हिज कंडीशंस वर सो कॉम्प्रोमाइज्ड कि इनके साथ, मतलब आई बिलीव दैट इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर। एंड लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। फॉर मी साईं बाबा कैनॉट डाई। Sai Baba is an idea, he is an ideal, and the ability to live beyond your own immediate circles, ये कि आपका दिल किसी और के लिए धड़कता है, इसी से आपकी जो सत्ता है, जो ये फोर्सेस हैं वो डरते हैं। और इसी को आगे करते हुए ही हम अगर अपनी लाइफ जिएंगे और हम लोग मिल के यही काम करेंगे जो साईं बाबा ने हम लोग के सामने जो हमको एग्जाम्पल दिया है, वही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। साईं बाबा जिंदाबाद, साईं बाबा अमर रहें।